चलिए देखते हैं, एकदम न्यू टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अदर देन कैश। टॉपिक का नाम है अदर देन कैश। इसका ना पीछे चैप्टर से ये वाला टॉपिक ना कभी भी स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है, तो इसका ना पीछे से कोई लेना ही देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। बस दो एंट्री है जो कि कॉमन एंट्री है। तो अदर देन कैश, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर अदर देन कैश क्या है। इसके बाद देखेंगे इसमें, या पहले टॉपिक बता देता हूं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें होगा सबसे पहले शेयर इशू टू वेंडर, इशू टू वेंडर फर्स्ट। सेकंड, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, परचेज सिंगल एसेट्स। दूसरा है परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस। तीसरा है शेयर इशू टू अंडरराइटर, शेयर इशू टू अंडरराइटर। लास्ट होगा शेयर इशू टू प्रमोटर। शेयर इशू टू प्रमोटर, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं सर? अंडरराइटर ऑफ शेयर्स, अंडरराइटर कह रहा हूं, सॉरी, अदर देन कैश। अब अदर देन कैश का मतलब क्या है, तो पहले तो ये समझेंगे। उसके बाद हमें ये चार केसेस करने होंगे, चारों अलग अलग पॉइंट है। चारों में से किसी एक पे क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में, या फिर चारों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। यही सेम टॉपिक, एग्जैक्टली सेम, फिर से मैं आप पढ़ोगे डिबेंचर में। तो लेकिन मैं जब डिबेंचर चैप्टर कराऊंगा तो उस टाइम पे मैं कह दूंगा कि ये टॉपिक आपने शेयर्स में किया हुआ है, सिर्फ मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसलिए आपको यहां समझना है। कोई अगर सोचे कि डिबेंचर वाले चैप्टर में फिर से डिटेल में होगा, तो नहीं, यहीं पे हम डिटेल में कर लेंगे। डिबेंचर वाला ऑटोमेटिक ये टॉपिक कवर हो जाता है वहां पे जाके। तो ये चैप्टर बना क्यों और इसका मेन मोटिव क्या है? अदर देन कैश का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, दैट इज एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी है। अब इस कंपनी को मान लिया जाए एक एसेट्स खरीदना है, एक एसेट्स परचेज करना है। एसेट्स का अगर मैं नाम बताऊं तो एसेट्स मान लिया जाए क्या है? सपोज करो मशीनरी, एक मशीनरी एसेट्स खरीदना है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, तुम कंपनी हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? मान लेते हैं, सपोज करो ये 5 लाख रुपए का मशीनरी है। इसने क्या करना चाहिए? इसको पैसे दे देना चाहिए और मशीनरी खरीद लेना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अब जो जिस बिजनेसमैन का ये है, वो बिजनेसमैन क्या कहता है कि भाई मुझे तुम्हें ये एसेट्स मैं तभी बेचूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कौन है ये? ये जो सेलर है। ये कौन है हमारा? जिसको सेलर कह रहे हैं। और इसको ना अकाउंटिंग में, लॉ के टर्म्स में इसको हम बोलेंगे वेंडर। सेलर मतलब उसको वेंडर बोलेंगे हम। सेलर वर्ड यूज नहीं करते वैसे इसमें, इसके अंदर वर्ड क्या यूज करेंगे हम? वेंडर।
तो भाई वेंडर बोलता है मैं ये मशीनरी तुम्हें तभी दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम क्या करो अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। अब ये वेंडर ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि वेंडर को पता है कि इस कंपनी के शेयर्स के आगे आने वाले टाइम में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे और कंपनी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकता है इसको। तो अब कंपनी ने क्या एग्री कर लिया, बोला ठीक है भाई मैं तुम्हें शेयर्स दे देता हूं। तो ये क्या करेगा, जो शेयर्स है, शेयर्स, हालांकि कंपनी क्या करती है जब भी किसी को शेयर्स देती है तो ऐसे सिचुएशन में मान लो इसने इसको शेयर दे दिया, वेंडर को शेयर्स दे दिया, तो नॉर्मली कंपनी इससे पैसे ले लेगी। लेकिन अब कंपनी इससे पैसे नहीं लेगी, बदले में पैसे के बदले इससे क्या ले रही है, मशीनरी, और कंपनी से इसने क्या करा, मशीनरी ले लिया। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या कंपनी ने शेयर इशू किए 5 लाख रुपए के या नहीं किए? क्या कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं? किसी को शेयर्स देना ही इशू कहलाता है। तो क्या कंपनी ने 5 लाख के शेयर इशू किए हैं? तो जवाब सर किए हैं। क्या कंपनी को 5 लाख रुपए मिले? क्या कंपनी को 5 लाख रुपए नगद कैश में मिला? क्या नहीं मिला। उसके बदले कंपनी को क्या मिला, मशीनरी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया शेयर्स इशू तो किया जा रहा है लेकिन अदर देन, मतलब उसको कैश नहीं मिल पाएगा, कैश के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है। यानी जो एसेट्स खरीद रहा होगा वो एसेट्स मिल जाएगा। पहले समझ में आया क्वेश्चन, टॉपिक का नाम का मतलब क्या है, क्लियर है? अब इसके अंदर हम हो सकता है कि एक एसेट्स खरीदे, जैसे मैंने मशीनरी खरीदा। अब ऐसा भी हो सकता है हम पूरी बिजनेस ही खरीद ले, सामने वाले का, सामने वाले पार्टी का पूरा बिजनेस ले लें। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे कि वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया तो उसने क्या करा, पूरा बिजनेस ही ले लिया। तो अब जब खरीदा होगा तो उसको थोड़े पैसे भी दिए होंगे और वोडाफोन के मेजॉरिटी शेयर्स दिए होंगे उसने कि भैया आप क्या करो इसके शेयर्स ले लो। आपने देखा जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया तो अब जियो ने क्या करा होगा, उसको पैसे थोड़ी दिए होंगे, जियो कंपनी के क्या दे दिए होंगे, शेयर्स दे दिए होंगे। तो इसका मतलब वो भी कॉन्सेप्ट किसका था, अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट पे चला है। वो समझ में आई बात आपको? इशू टू अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन होता है, जो हमारे शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेता है, उसके बदले हम उसे कमीशन देते हैं। तो कमीशन में या तो हम उसे पैसे दे दें, नहीं तो हम क्या करते हैं उसको शेयर्स ही दे देते हैं। ऐसे ही प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, बिजनेस का ऑनर होता है, जो बिजनेस को सारी चीजें करता है, तो उसको भी कई बार शेयर देते हैं। तो हम एक एक करके टॉपिक पे आते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक एजेंडा है हमारा, जब सिंपल एक सिंगल एसेट्स खरीदेगा तो क्या होगा, उसके बाद ये और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आइए टॉपिक 1, सिंपल या सिंगल एसेट्स परचेज। जब आप एक सिंगल एसेट्स खरीदते हो तो यहां पे कितने कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे पहले आप जब शेयर इशू करोगे वो करोगे या तो एट पार, शेयर जो इशू करोगे एट पार, मतलब आप कहोगे 5 लाख की मशीनरी है तो मैं 10 वाले 5 लाख के शेयर्स दे देंगे। या तो हो सकता है शेयर इशू करोगे एट प्रीमियम, या तो आप शेयर इशू कैसे करने वाले हो, एट प्रीमियम, या फिर आप शेयर इशू कैसे करोगे, प्रीमियम चलो बाद में ले लेते हैं, इससे पहले दूसरा ही ले लेते हैं, प्रीमियम इधर ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे मान लेते हैं आप शेयर इशू करोगे, यानी जो एसेट्स खरीदोगे आप बाय पेइंग कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स। मतलब दो चीजें करेंगे, जैसे कि अभी पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने 5 लाख का मशीनरी खरीदा,
अब कंपनी ये कह सकता था कि भाई मैं तुम्हें 4 लाख के शेयर देता हूँ, 1 लाख रुपए नगद ले लो, बात खत्म। यानी मिक्स करके हमने उसका 5 लाख का मशीनरी खरीद लिया। तो दोनों में से हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, और लास्ट हो सकता है हमारा एट प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पहले हम ये वाले पार पे देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे प्रीमियम पे कैसे किया जाएगा। तो सिंपल सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता जाऊंगा और इसके साथ साथ ही बुक के भी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, एक एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी ₹1,00,000 एंड इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एट पार एट द रेट 10 ईच। ये सवाल बन गया हमारा। सवाल के अंदर बोला गया कि भैया एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई, और वो क्या खरीद रही है, अभी एक मशीनरी खरीद रही है, और मशीनरी की कीमत क्या है, 1 लाख। और हमने उस मशीनरी को जो पैसे दिए हैं, हमने शेयर्स देके निपटारा कर दिया है उसको, यानी नगद नहीं दिए, मैंने बदले में क्या दे दिया, शेयर्स। तो पहली एंट्री जो बनेगी वो तो मशीन खरीदने की बनेगी। तो मशीनरी आपने पैसे देके तो खरीदा नहीं, तो पहली एंट्री देखो क्या करोगे, एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 में जिससे खरीदोगे या तो उसका नाम हो, मैंने खरीदा राम से, मैंने खरीदा मोहन से, तो अगर राम और मोहन लिख सकते हो, नाम होता तो नाम होता, और नहीं पता तो हम वर्ड यूज करेंगे वेंडर, टू वेंडर अकाउंट। कितने रुपए का खरीद लिया, 1 लाख का। ये एंट्री है वेंडर से मशीनरी को खरीदने की, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर। अब मान लो मैं यहां पे कहता मशीनरी परचेज फ्रॉम राहुल लिमिटेड, या मशीनरी परचेज फ्रॉम PQR लिमिटेड, तब आप एक और वेंडर तो लिख ही सकते हो, वेंडर हर केस में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मशीनरी परचेज फ्रॉम PQR लिमिटेड, तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PQR लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PQR लिमिटेड। समझ रहे हो बात? यानी आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी इच्छा है, यहां पे या तो वेंडर लिख लो या फिर क्या लिख लो, जिस कंपनी से खरीदा है उस कंपनी का नाम लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा वेंडर लिख लीजिए, एक ही नाम रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 मैं दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फेस वैल्यू पे दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं, तो सिंपल 1 लाख। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर, बस खत्म, फर्स्ट केस खत्म, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी सिंपल कोई भी एसेट्स खरीदा तो उस एसेट्स का नाम डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट्स आ रहा है, टू वेंडर, वेंडर इसलिए क्योंकि लाइबिलिटी है भाई, इसको पैसे देने हैं, दिए थोड़ी ना है पैसे। इसके बाद वेंडर को डेबिट कर देंगे, वेंडर की लाइबिलिटी खत्म करने जा रहे हैं, और कैसे खत्म कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत पहले एग्जाम्पल में? चलो सपोज करो हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, बस इसमें थोड़ा चेंज कर लेंगे। सेम एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहां पे, बस मैं कह रहा हूं मशीनरी ₹1,00,000 एंड इशू इक्विटी शेयर एट पार 10 रुपीज ईच फॉर 80,000 एंड
बैलेंस बाय कैश, लाइन मैंने जोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या बना बताओ, मतलब क्या बना कि भाई मैंने एक मशीनरी खरीद ली है फिर से, कितने रुपए की, अब 1 लाख के शेयर इशू तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोला 80,000 के ही शेयर दूंगा मैं, और बाकी क्या दे दूंगा, कैश। तो पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमने एसेट्स तो 1 लाख का ही खरीदा है। तो एंट्री फर्स्ट क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख रुपए। पहली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं, बीइंग वही रहेगा, बीइंग में बदलाव नहीं है, तो मैंने एक बार बीइंग लिख दिया है, वही कंटिन्यू रख लेंगे, ठीक है। अब दूसरी एंट्री कैसे होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट और 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो भाई ये 1 लाख है और इक्विटी शेयर कितने हैं 80,000, और 2 में कैश पैसे दिए हैं आपने, तो कैश, चेक से दिए हैं तो चेक, और बैलेंस पेमेंट लिखे तो बैंक ज्यादा यूज करिएगा, क्योंकि मेरे सवाल में कैश का बोला हुआ है तो उसके हिसाब से है। तो बैलेंस आ गया हमारा 20,000। ये लीजिए आपका एंट्री डन। इसमें भी कोई आपको ऐसा बहुत ही खास नहीं दिखने वाला, समझ में आया, सिंपल है, मैंने कहा बहुत सिंपल टॉपिक है इसका ये, और एग्जाम में आता भी है, और 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड इशू, सॉरी, परचेज मशीनरी ₹1,10,000 and issue to vendor, issue equity share capital या equity share, issue equity share at the rate 10 each at 10% प्रीमियम टू वेंडर। ये सवाल बन गया। ये बन गया हमारा सवाल। अब इस सवाल में क्या है, अब जो मैंने मशीनरी खरीदा कितने का खरीदा भाई, 1,10,000 का, थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया मैंने, 1,10 का मैंने मशीनरी खरीदा, और साथ के साथ मैंने उसको शेयर इशू कर दिए। शेयर्स की वैल्यू 10 ही है, लेकिन अब जो मैं शेयर दे रहा हूं वो 10 रुपए के शेयर्स को मैं 10 में नहीं दूंगा, मैं उसको एक्स्ट्रा पे दूंगा, उसको 10% के प्रीमियम पे। लास्ट में लिखा ना 10%, यानी 10 वाला शेयर मैं आपको 11 रुपए में दूंगा। अब आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया। तो जब भी प्रीमियम वाला होगा तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या बनेगा, सबसे पहला स्टेप आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स, कोई मुझे बता सकता है यहां प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम 1 रुपए है। प्रीमियम कितना है, मुझे टोटल अमाउंट में बताओ प्रीमियम क्या होगा। 1,10,000 रुपए मुझे देने हैं, उसके बदले मैं शेयर दूंगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जब मैं क्रेडिट करूंगा तो कितने पैसे लिखूंगा उसमें मैं? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? चलो ऐसे समझ लेते हैं, मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले जब भी प्रीमियम पे होगा तो आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ताकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए। आप फेस वैल्यू से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रीमियम को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैं 2,000 शेयर दूंगा और 1 रुपए प्रीमियम है, तो मैं पूछूं प्रीमियम का अमाउंट क्या है, आप झट से बता दोगे। प्रीमियम का अमाउंट क्या बता दोगे?
सर 1 रुपए है प्रीमियम का अकाउंट, 1 रुपए, और 10 अगर 2000 शेयर है तो 2000 रुपए बन जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का क्या होता है, आपका एसेट का वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू लिखो कब, आफ्टर कैश। अगर कोई कैश पेड वगैरह है तो उसको करने के बाद आफ्टर कैश, आफ्टर कैश एसेट्स की वैल्यू लिखो आफ्टर कैश, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, या डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देंगे, और जब फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है इशू प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम, तो इसी को मैं बोल सकता हूं इशू प्राइस, इसी को बोल सकता हूं मैं इशू प्राइस, ठीक है ना। तो जब भी मैं बोलूंगा कि भैया एसेट्स लिखो डिवाइड इशू प्राइस कर दो, तो आप समझ जाना इशू प्राइस जब मैं बोल रहा हूं तो अगर कोई फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू लिख दो, अगर प्रीमियम है उसके अंदर तो प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करो। इससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो मेरे वाले सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स क्या नजर आ रहा है, 1,10,000। सर आपने कुछ और भी लिखा है आफ्टर कैश, मतलब जैसे मान लो होता 1,20,000 का मशीनरी खरीदता मैं, और मैं बोलता 10,000 नगद ले लो भाई, बाकी शेयर दूंगा। तो यहाँ पे 1,20 नहीं लिखते आप, 10 जो नगद दे दिया उसको माइनस करने के बाद वैल्यू लेना है। समझ में आई बात मैंने क्या बताई आपको, यानी जो एसेट्स का वैल्यू लेंगे आफ्टर कैश। आफ्टर कैश का मतलब अगर कोई पैसा लेन देन हुआ है जैसे इस वाले पॉइंट में हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए, फिर एसेट्स का वैल्यू लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं लेके करूंगा अभी, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस क्या है हमारा 11, या फिर ऐसे बता देते हैं 10 रुपए का फेस वैल्यू और प्लस 111, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकल के आया 10,000। अगर आप नंबर पता चल गया और प्रीमियम आप बोल रहे हो 1 रुपए का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल अमाउंट कितना होगा 10,000, और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा टोटल 10,000 है और 10 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा टोटल 1,00,000, है ना, सिंपल सा। तो आपको पहले नंबर निकालना है यहाँ पे, अगर नंबर नहीं निकालोगे तो चांसेस पूरे पूरे होंगे गलती के। अब जर्नल एंट्री करना है बस हमें। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ये तो हो गया आपका वर्किंग नोट। आ जाइए जर्नल एंट्री पे। आपका खरीदा क्या है, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और कितने रुपए देने हैं मशीनरी के 1,10,000। कितने रुपए दिए हमने 1,00,000। नरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। अगली एंट्री क्या करेंगे, वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट, और 2 में लिखेंगे क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 में क्या लिखेंगे सिक्योरिटी। तो वेंडर में कितने आ जाएंगे 1,00,000, और इक्विटी शेयर में क्या आएगा, नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 शेयर्स थे और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे जब हम शेयर इशू करेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार में आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो 10 रुपए के हिसाब से हो गया हमारा 1,00,000, और प्रीमियम में कैसे लिखोगे 10,000 इंटू में 1 रुपए का प्रीमियम था तो 10,000। ये लो मैंने प्रीमियम पे इशू कर दिया, ये मैंने किस पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे। यहां तक बात समझ में आई। अब हम इसके एक और 2 एग्जाम्पल और मैं लेना चाहूंगा यहां पे, ठीक है ना, तब जाके मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। पहले वाले को पहले 2 एग्जाम्पल लेंगे फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पहले एक बार सारी चीजें समराइज हो जाए तब आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में और करने में मजा आएगा। 3 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, XYZ लिमिटेड इशू या XYZ लिमिटेड परचेज फर्नीचर ₹1,30,000 and
पेड टू वेंडर 20,000 बैलेंस issue shares at the rate 10 each at 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम पे। तो हमने ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो। जब भी प्रीमियम पे होगा, तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी प्रीमियम पे होगा तो आपको नंबर निकाल लेना है पहले। और नंबर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स। आपको मैंने बताया था एसेट्स की वैल्यू लिखो, लेकिन वहां वर्ड लिखा था मैंने क्या? आफ्टर कैश। तो एसेट्स की वैल्यू तो यहां पे कितनी है, लेकिन हम इसको कैश भी पे कर रहे हैं, तो यहां पे जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको 1,10,000 लिखनी होगी। समझ में आया कैसे? हर स्टूडेंट को क्लियर है 1,10 कैसे? 1,30 में से जो कैश पेमेंट किया, क्या करा हमने? माइनस कर दिया। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? इशू प्राइस। इशू प्राइस 10 रुपीज का शेयर है और प्रीमियम 10% मतलब 11। तो अगेन नंबर कितने निकल के आ गए? 10,000। अब एंट्री जैसे नॉर्मल हमने किया था वही करेंगे। क्या एंट्री करेंगे हम? फर्नीचर खरीदा है हमने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू नाम नहीं पता तो वेंडर। कितने का खरीदा भाई? 1,30,000 का। नरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद क्या करूंगा? वेंडर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू में क्या आ जाएगा? कैश या फिर जो भी आपने पेमेंट किया है। तो ये तो आ जाएगा 31। शेयर्स में कितने आएंगे? 10,000 शेयर थे, 10,000 इंटू में 10 कितने बन गए? 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएंगे? 10,000 है और 1 रुपए का प्रीमियम है, सबको पता है ना 1 का प्रीमियम है। और कैश और बैंक में आपको सवाल बोल ही रहा है कि भैया 20,000 पेड कर दो। लो जी, ये क्वेश्चंस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल। इस चैप्टर में जितने एग्जाम्पल कर लें उतना ही कम है। अब यहां पे इस वाले सवाल में तो सीधा सीधा कट के सेम 10,000 नंबर आ गया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है जब इसको डिवाइड करें तो नंबर पॉइंट में आ जाए। आपके पॉसिबिलिटी बनता है कि किस में आ जाए? पॉइंट में आ जाए। तो चलिए हम सेम क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं। सेम एग्जाम्पल को कॉपी कर लिया और इसको लिख दिया 5, और इसको लिख दिया हमने 30,000। बदलाव क्या किया मैंने? इसको लिख दिया 30,000। 30,000 पेमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये यहां पे बाय चेक पेड क्या करा? इसको चेक लिख देता हूं, बैंक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात आपको? अब पहला काम क्या करते हैं हम यहां पे? जब प्रीमियम पे होगा तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने बनते हैं? आफ्टर क्या बताया था? आफ्टर माइनस कैश। तो भैया 1,30 का तो एसेट्स था, कैश घटा दीजिए उसमें से। तो कैश घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 1,00,000। अब डिवाइड करोगे इशू प्राइस से तो कितने हैं? तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सीधा सीधा नहीं कटेगा ये। तो मैं अगर इसको 1,00,000 को डिवाइड करूं 11 से, तो मेरे पास जो नंबर निकल के आया 9090.9090, और ये कैलकुलेटर में डिजिट खत्म हो गया हमारे।
मतलब ये इन्फिनिटी तक आ ही रहा है एक तरीके से 90। अब समस्या ये आया कि पॉइंट में हम शेयर कैसे दें, क्योंकि कंपनी कहता है कि आप शेयर्स को टुकड़ों में नहीं दे सकते, आपको एक ही शेयर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक शेयर में से थोड़े से किसी और को दे दिए, किसी और को दे दिए, तो ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है। अब देखो जर्नल एंट्री में कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। पहली एंट्री क्या करने वाले हैं सर, पहली एंट्री करने वाले हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। कितने रुपए लिखोगे, 1,30,000 पूरे जितने का पैसे दे दिए, अगली एंट्री में एडजस्ट करेंगे। यहां होगा वेंडर अकाउंट डेबिट कितने का, 1,30,000। अब आती है बारी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर टू बैंक, मैंने चेक लिखा है तो बैंक वाले पॉइंट को तो मैं लिख सकता हूं भैया 30,000, क्योंकि ये तो पता है। अब यहां बात फंस गई आके, पॉइंट में कैसे दें, क्योंकि कभी मैच ही नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में रूल ये कहता है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हो आपका, इसको करिए इग्नोर। हमेशा पॉइंट के बाद के डिजिट को इग्नोर करना है आपको। समझ में आई बात आपको? ऐसा नहीं है कि 9 है तो हम इसको 1 कर दें, 91 कर दें। मैथमेटिक्स में ऐसे लगाते हैं ना रूल हम कि मतलब 0.5 के बाद ज्यादा होता है तो 1 आगे ले जाते हैं, तो इसमें नहीं करना है ऐसा। आपका देखो 9,090.9 है तो 9,091 नहीं करना, आपको 90 ही रखना है आपको, यानी पॉइंट के बाद हटा देना है। तो इसका मतलब हमारे जो शेयर्स दिए जाएंगे वो शेयर्स कितने होंगे भाई साहब, 9090 इंटू में 10, यानी 9090, एक बार और 0। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, 9090 इंटू में 1, इसका मतलब 9090। अब जब आप टोटल करोगे तो 10 रुपए का फर्क आ जाएगा। 10 रुपए का क्या आएगा हमारा, और वो भी हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, डेबिट में फर्क नहीं आएगा। कहाँ फर्क आएगा, हमेशा चेंज। तो अब मैं क्रेडिट में लिखूंगा, बैलेंस जो भी निकलेगा उसको लिखूंगा मैं कैश में, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, और उसको 10 रुपए लिख के और इसे हम क्लोज करेंगे। हमेशा कैश में लिखोगे और ज्यादा फर्क नहीं आएगा, हमेशा 10 12 ऐसे ही आएगा। अब एक कंसर्न क्वेश्चन आता है, जो बच्चा समझ रहा होगा वो ये बात समझेगा, नहीं तो आगे चल के कभी याद रहेगा तो समझ में आएगा आगे चल के। क्योंकि बड़ी सारी चीजें होती है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो नहीं समझ में आता, जब हम काफी ज्यादा पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा वहां पे ये चीजें थी। हमने सर इसको 90901 क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया, सवाल ये आता है। 1 भी तो कर सकते थे इसको। अगर मैं 1 करता तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे डिफरेंस जो निकलता वो कहाँ निकलता, डेबिट में। और मान लो मैंने रूल के अंदर लिखा ही है कि मैं 9090 शेयर इशू करने जा रहा हूं। कितने शेयर इशू कर रहा हूं, 9090। तो क्या मैंने इशू 9090 किया है, तो क्या मैं 9091 शेयर दे सकता हूं, क्या मैं नहीं दे सकता, एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। लेकिन क्या मैं कम दे सकता हूं, तो कम दिया जा सकता है। इसलिए हम अपर साइड में राउंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अपर साइड में करेंगे तो अगर हमने जब इशू किया होगा और वहां पे मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया होगा कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं 9090, तो भैया आप राउंड फिगर अपर में कर रहे हो तो 90901 आ गया तो ज्यादा आ गया, तो ये तो कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए हम लोअर में जाते हैं, यानी हम पॉइंट के बाद इग्नोर कर देते हैं। समझ में आई बात आपको? अगर यहां पे होता 9090.1 तब भी मैं करता 9090, यानी पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए आप उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो पहला केस जो था हमारा, फर्स्ट केस जो था कंप्लीटली कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया फर्स्ट वाला केस। अब इससे रिलेटेड जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे बुक के तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। तो मेरा इसमें क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन में दिखा के फिर मैं समझाऊंगा कि भाई आप बताओ आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, और अगर प्रेफरेंस शेयर आ जाए तो बस इक्विटी शेयर की जगह पे क्या लगा देंगे, प्रेफरेंस शेयर परचेज फेयर दास लिमिटेड 41। चलो 4 क्वेश्चन तो लगातार ही मिल गए।
और देखो एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन आता जरूर है। चलिए मैं एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ूंगा समझाने के लिए। क्या कहता है, हमने भाई 2000 शेयर इशू किए 10 रुपए का, इशू टू मून लिमिटेड हुज एसेट्स वैल्यू कितने का, तो मैंने उसका एसेट्स कितने का था 25,000, मैं उसको शेयर कितना दे रहा हूं 20,000 के, तो बाकी 5,000 नकद दे दिए होंगे मैंने, यही हो सकता है ना, बाकी 5,000 मैंने क्या दिए होंगे नगद। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बस बोला गया पास जर्नल एंट्री। क्लियर है, बैलेंस उसने बोला नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या पता 5,000 का प्रीमियम ले लिया हो मैंने, समझ रहे हो कि 20,000 का भैया तुम्हें हम शेयर दे रहे हैं, 5,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 25,000 तुम्हें दे दिए और 25,000 के एसेट्स आ गए, लेकिन इतना ज्यादा प्रीमियम दिख नहीं रहा और क्वेश्चन में प्रीमियम बोलेगा, तो बाकी बैलेंस जो 5,000 समझ में आ रहा है मैं किस बैलेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि समान शेयर्स 20,000 के ही दिए हैं और एसेट्स ले जाओगे 25 का, 5,000 कौन देगा, तो आपको ही देना है, कैश में दोगे, वो हो जाएगा एंट्री है। ठीक है, अगली एंट्री, अमृत दास ने क्या करे 800 शेयर इशू कर दिए 100 रुपए का एट अ प्रीमियम 25, यानी 125 का शेयर दे दिया। फुल्ली पेड अप कंसिडरेशन परचेज अ प्लांट रुपीस 1 लाख, 1 लाख का प्लांट खरीदा, उसके बदले मैंने 800 शेयर दे दिए 100 रुपए, तो 80,000 हो गए, और 800 शेयर पे 25 रुपए निकालोगे तो 20,000 हो जाएंगे। तो मैंने 1,80,000 के शेयर दे दिए तुम्हें, 20,000 के प्रीमियम दे दिए, 1 लाख हो गए और 1 लाख का एसेट्स खरीद लिया। यहां पे आपके मदद कर रहा है, नंबर खुद निकाल के दे रहा है, और मैंने जितने एग्जाम्पल किए वहां पे नंबर आपको निकालने पड़ रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें निकलवा लेगा आपसे। जेड लिमिटेड परचेज एक फर्नीचर कितने का खरीद लेता है फ्रॉम सीडी लिमिटेड। अब ये सीडी लिमिटेड कौन है, वेंडर है। सीडी लिमिटेड कौन है, वेंडर है। ठीक है, द पेमेंट टू बी मेड, इशू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 10 पर शेयर। तो जहां प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर लिखते थे ना, बस वहां प्रेफरेंस शेयर लिखना, और यहां पे कोई रूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर कैसे निकालोगे, 2,20,000 और उसको डिवाइड किससे करोगे 110 से। समझ में आई बात आपको, 110 से एंट्री क्या करोगे, आपका क्या खरीदा है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और इसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी नंबर आएगा वो निकाल के आपको डालना है, हो जाएगा ये भी सवाल। 41 गुड लक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग कितने का खरीदा भाई 10 लाख का। डील द कंपनी पेड अ प्राइस इशू इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, और उसको प्रीमियम पे देगा। वही सवाल बन गया फिर से, 10 लाख सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर, नंबर निकालने के बाद वही 2 एंट्री, एंट्री 2 ही होनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं पीछे वाले सवाल से कोई इतना लेना देना है ही नहीं। आप देखोगे ये बिल्कुल डिफरेंट मोड चल रहा है हमारा। और देखें कोई सवाल अगर हमारे लायक हो, क्वेश्चन 42 में किसको दिया जा रहा है भाई, क्वेश्चन 42 भी कर सकते हैं। अब इसने क्या करे, एसेट्स खरीद लिया कितने का 5 लाख का, और 1 लाख रुपए पेड कर दिया बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक से, और इक्विटी शेयर इशू 10 रुपीज 25% प्रीमियम, जो मैंने लास्ट वाला एग्जांपल किया उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, ये हो जाएगा। ये भी कुछ पैसे दिए और बाकी प्रीमियम पे दे दिए। तो यहां पे नंबर कैसे निकालोगे, 5 लाख में से पहले माइनस कर दोगे 1 लाख रुपए, तो 4 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 25% है 10 रुपए का, तो 12.5 रुपए। 4 लाख को किससे डिवाइड करोगे 12.5, 2.5 रुपए। समझ में आया कैसे लिया मैंने, 10 रुपए पे कितने परसेंट 25%, तो वो बनेगा 2.5 बनेगा आपका, 2.5 ही बनेगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन भी आप करोगे, होमवर्क में रहेगा। 42 सोना लिमिटेड, 44 क्वेश्चन से फिर कंसिडरेशन बिल्डिंग शेयर, 44 मैं कराऊंगा। ये दूसरे कॉन्सेप्ट आ गए, इसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, अगली क्लास में खत्म ही हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन 44 तक आपके रहेंगे होमवर्क में। चलिए अब आपका काम क्या है सर, बस नोटिंग का। 38 से 44 तक, 43 है हाँ, तो 43 तक है बस। फिर
चलिए अब आप नोटिंग करिए, आज वाली क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर दूसरा जो टॉपिक मैंने लिखा है ये क्या तीनों ही कर लेंगे हम अगली क्लास के अंदर हम। चलिए नोटिंग करिए फटाफट।